तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू होती है अब गांव तेजरासर से। यह गांव तेजरासर दोस्तों ज्योग्राफिकल कंडीशन में यह इंडिया के राजस्थान स्टेट के वेस्टर्न साइड में जो जिला पड़ता है बीकानेर, उसके नॉर्थ साइड में जो साउथ साइड में जो गांव पड़ता है तेजरासर, नापासर कस्बे के पास है। उस गांव से हमारी यात्रा शुरू होती है और हम धीरे धीरे अपनी कार से आगे की ओर गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये गांव की ग्राम पंचायत है। हमारे देश में जो स्थानीय स्वशासन है वो ग्राम पंचायतों से ही शुरू होता है और ये सरकारी विद्यालय आ गया और ये विद्यालय के पास ही बहुत बड़ा जंप है। तो हमने गाड़ी को बहुत ही धीमे किया। ये मजदूर लोग हैं, हमने इनको कहा हेलो, तो इसने कहा ठीक है। और मजदूर लोग तो आपको पता ही है परेशान लोग हैं बेचारे, और इनको कोई हाय हेलो बोल देता है तो ये खुश हो जाते हैं। और मैं तो दोस्तों यही मानता हूँ कि सभी लोग समान हैं और सभी से हाय हेलो करना चाहिए। और हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गांव तेजरासर से आगे की ओर बढ़ते चले गए। ये गांव के तेजरासर के बाहर का नज़ारा है और ये खेजड़ी का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। इसको स्थानीय भाषा में जांटी कहते हैं और इस खेजड़ी के पेड़ से हमें सांगरी प्राप्त होती है। ये ऊँट गाड़ा आपके सामने इसने हमें साइड दी। ऊँट गाड़ा यहाँ का स्थानीय वाहन है, एग्रीकल्चर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऊँट गाड़े का प्रयोग ट्रैक्टर के समान किया जाता है। बहुत ही लाभदायक है किसानों के लिए ऊँट गाड़ा रखना। ऊँट का वैसे भोजन मुख्य तौर पर ग्वारतड़ी है, जो ग्वार के कचरे से ग्वार के कचरे को मशीन के अंदर डाल के कुतर करके बनाया जाता है। अब कुतर करना दोस्तों आपको मारवाड़ी में समझाना पड़ेगा। कुतर करना मतलब ग्वार को थ्रेशर के अंदर डाला जाता है और महीन कटाई की जाती है, उसे ग्वारतड़ी कहते हैं दोस्तों। ग्वारतड़ी, ग्वार के कचरे को स्थानीय भाषा में ग्वारतड़ी कहती है। ये वन विभाग आ गया और ये इजराइल से लाए हुए किक्कर के पेड़ों के पेड़ हैं जो सरकार द्वारा विशेष योजना के तहत इनका ये लगाए गए थे जापान के सहयोग से। दोस्तों ये तेजाना स्कूल आगे जो ग्राम तेजरासर के बाहर की ओर पड़ती है। ये ट्यूबवेल आगे दोस्तों, यहाँ पे गेहूं की खेती शानदार तरीके से की जाती है। और दोस्तों ये जो आपको पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं ये सरसों के खेत के हैं। सरसों यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होती है। यहाँ पे हमें ये दोस्त मिल गए तो इन्होंने बोला कि बीकानेर जाना है, हमें भी चढ़ा दो। तो हमने कहा ठीक है, हम बीकानेर जाते हैं, आप भी बैठ जाओ। और हमने यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी दोस्तों। अब हमने स्पीड को धीमे से तेज किया और आगे बढ़ते गए। और ये बहुत सारे यहाँ पे ट्यूबवेल है दोस्तों, और ये इन ट्यूबवेल्स पे सर दोस्तों लगभग अभी रबी का सीजन चल रहा है तो लगभग सरसों की ही खेती अधिकतम की गई है। सरसों का उत्पादन इस मौसम में अच्छा होता है और सरसों की बाजार में रेट भी किसानों को अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों हम अब प्रिय दोस्तों ये सरसों की खेत है, पीले पीले फूल खिले हुए हैं। और जब मौसम सर्दियों का होता है और धुंध अधिक होती है तो सरसों की खेती शानदार होती है दोस्तों। और किसान यही चाहते हैं कि धुंध अधिक। दोस्तों आपको पता है कि आसपास जो आक के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेगिस्तान के मुख्य पेड़ तो नहीं कह सकते, पौधे हैं। और इनकी अधिकतम हाइट होती है लगभग ये कई बार 5-6 फीट से अधिक या 7 फीट से अधिक लंबे हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे विदेशी वृक्ष भी ट्यूबवेल की कृषि होने के कारण विदेशी वृक्षों ने भी यहाँ पे जमावड़ा अपना बना लिया है। यहाँ से बाहर से पौधे लाए गए हैं, जैसे टाली के पेड़ है, ये विदेशी नस्ल के हैं। और आसपास ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये झाड़ियाँ हैं आक की, किक्कर की और बेर की। दोस्तों बेर होते हैं ना, लाल कलर के बेर लगते हैं बेर की झाड़ी के, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये पहले हरे कलर के होते हैं तब खट्टे होते हैं, और जब ये पूरी तरह के तरीके से पक जाते हैं तो लाल कलर के हो जाते हैं। और लाल कलर के बेर हो जाती है तब इनको खाया जाता है तो आनंद ही आ जाता है। ये पशु हैं बेचारे, चरने के लिए जगह तो बची नहीं, चारों तरफ ट्यूबवेल है और फिर ये इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। और जब कभी खेत में घुस जाते हैं तो किसान इनको लठ मारते हैं दोस्तों। और किसान भी इनके लिए प्रबंध तो करते ही है, गौशाला गांव में बना रखी है किसान। हर साल इनको लगभग एक किसान है वो काफ़ी कचरा दान करता है पशुओं के लिए। तो किसान अपना फर्ज तो मुख्य रूप से निभा ही रहे हैं दोस्तों। और हमने ये तेजरासर की सीमा को पार कर लिया है दोस्तों। और ये पास में जो गांव पड़ता है गुसाईसर, उसकी सीमा अब शुरू हो गई है दोस्तों। और हमारा व्हीकल अभी लगभग 60 की स्पीड से चल रहा है
और हमारा व्हीकल ज़्यादा सर दोस्तों नया नहीं है, पुराना खटारा टाइप का है, फिर भी अच्छी कंडीशन में है, तो हम इसको ज़्यादा तेज़ नहीं भगाएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ भगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये शराब का ठेका है, बहुत बड़ी समस्या है देश की। लोग शराब पीते हैं और इससे आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। ये आपने देखा ट्रैक्टर खड़ा है किसान का। किसान ट्रैक्टर का प्रयोग फसलों के उत्पादन में मुख्य रूप से करते हैं। एग्रीकल्चर कार्य में, हर कार्य में ट्रैक्टर का प्रयोग होता है दोस्तों। और ट्रैक्टर तो किसान की कृषि की रीढ़ की हड्डी होती है और यह लगभग 20 मजदूरों का काम एक साथ कर देता है। तो जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ है तो किसानों की तो बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों। ये आसपास जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं हरे हरे, ये किक्कर के पेड़ है दोस्तों। और इनके एक सीजन में लगभग, हाँ दोस्तों, ये गर्मियों के सीजन में इनके फल लगते हैं। तो फल जो सूख जाते हैं तो इनको पातली बोलते हैं और ये खट्टी मीठी होती है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। ये महिला रोड पे क्यों बैठी है, किसका इंतजार कर रही है, पता नहीं किसका इंतजार कर रही है दोस्तों। अब हम गुसाईसर में पहुंच चुके हैं दोस्तों। गुसाईसर गांव है जो जयपुर NH 11, जयपुर और आगरा रोड है ना, NH 11, उसके पास पड़ता है गुसाईसर गांव। तो ये ऊंट गाड़ा है, ये अपने खेत की ओर जा रहा है दोस्तों। अब हमने गुसाईसर गांव में प्रवेश कर लिया है और अब हम NH 11 हाईवे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों नेशनल हाईवे जिस क्षेत्र में होता है तो उस क्षेत्र की प्रगति होती है। क्यों प्रगति होती है आप तो जानते ही हो कि वहां से व्हीकल गुजरते हैं, वहां से माल का लदान होता है, संसाधनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है और लोगों का आवाजाही होती है। तो इससे लोगों की किसी क्षेत्र में पहुंच है वो अधिक होती है और जिस क्षेत्र में पहुंच अधिक होती है तो वहां पे डेवलपमेंट तो होता ही है दोस्तों। ये आपको बाहर रोड के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये लोहे के खंभे लगे हुए हैं जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही है, जो किसानों को बिजली प्रोवाइड करवाती है। ये दूर संचार का टावर आ गया है। ये गुसाईसर फांटा आ गया है दोस्तों। गुसाईसर फांटा बोलते हैं इसको। ये मार्ग है वो नापासर को भी जाता है और तेजरासर को भी जाता है। ये गेटवे गाड़ी को हमने पार किया और ये मेरा भाई राजेश यहाँ पे पूछ रहा है कि आजकल तो YouTube खूब चला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है दोस्त, चैनल बनाया है, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइबर तो अच्छा होगा तो लोग करेंगे ही, अगर फालतू बकवास होगी तो कौन सब्सक्राइब करेगा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ दोस्तों कि सब्सक्राइब मेरे बढ़े और मैं मेहनत भी करता हूँ दोस्तों। अब हम NH 11 पे पहुँच चुके हैं और अब गाड़ी की स्पीड भी हमने 80 की कर ली है। 80 की रफ्तार हाईवे पे नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। सीट बेल्ट हमने लगा लिया है और अब हम गुसाईसर गांव के पास से गुजर रही हैं दोस्तों। गुसाईसर गांव है वो जियोग्राफिकल रूप से डूंगरगढ़ तहसील और बीकानेर तहसील के एकदम बीच में पड़ता है दोस्तों और यह बीकानेर तहसील के अंडर में आता है। ये हाईवे पे स्थित गांव है लेकिन उतना डेवलप्ड गांव नहीं है और यहाँ की लगभग 60% आबादी शिक्षित है और 10% आबादी है वो गहन शिक्षित है और 90% आबादी सामान्य शिक्षित है। और सामान्य शिक्षित तो नहीं कह सकते सर दोस्तों, लगभग 20-30% आबादी तो अनपढ़ ही है। ये गांव है और गांव में कहीं कच्चे घर हैं, कहीं पक्के घर हैं दोस्तों। आपको पता ही है हर गांव में, हर शहर में कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है। जो गरीब होता है उसके मकान कच्चे होते हैं और जो पैसे वाला होता है उसके मकान अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं और रंग रोगन करके शानदार बनाए जाते हैं। तो दोस्तों पैसों से क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसों से ये अभी संसार चल रहा है। वैसे सर दोस्तों पैसों से संसार नहीं चलता ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण लोगों का सम्मान है वो बहुत ही कम हो गया। क्योंकि जैसे मान लिया दोस्तों एक रोटी है और 4 उसके दावेदार हैं तो फिर उस रोटी की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 4 रोटी है और एक मांगने वाला है तो उस रोटी की
मांग उतनी नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि ज़्यादा जनसंख्या होने पे संसाधनों पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, और ज़्यादा संसाधनों पे भार पड़ता है तो कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन में क्या होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं, और जब हम सम्मान करना छोड़ देते हैं तो मानवता खतरे में पड़ जाती है, और जब मानवता खतरे में पड़ जाती है तो जीने का मतलब ही खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार है और राज्य की सरकारें जनसंख्या पे नियंत्रण करें, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। अब जैसे कि गवर्नमेंट ये रूल कर दे कि जिसके केवल एक लड़की होगी, उसको मंथली 10,000 की पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के सपोर्ट से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो फिर जनसंख्या पे हम काबू पा सकते हैं। गवर्नमेंट तो अभी तो हाल ये है कि बच्चे पैदा करने पे गवर्नमेंट तो 51,000 रुपये देती है। अब देख लो, 1.5 अरब की आबादी है, लगभग 140 करोड़ तो आधार कार्ड ही बने हुए हैं, और 140 करोड़ आधार कार्ड बने। आपको पता ही है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। जैसे मान लिया मेरे घर में 10 सदस्य हैं, तो 10 में से लगभग 7 के आधार बने हैं, 3 के तो आधार ही नहीं बने। तो इसका मतलब है कि 140 करोड़ आधार बने हुए हैं, तो लगभग 30 करोड़ लोग बिना आधार के ही बैठे हैं। हमारे देश की अगर दोस्तों सही तरीके से जनगणना की जाए तो चाइना से 1.25 गुना ज़्यादा है, और यह जनसंख्या संसाधनों पे इतना दबाव बनाती है कि कंपटीशन तो होना आम बात है दोस्तों। अब हम नौरंगदेसर गांव है ना, उसकी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। नौरंगदेसर गांव है वो बीकानेर, और बीकानेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है नौरंगदेसर गांव। नौरंगदेसर गांव से पहले ये होटल पड़ता है, और इस होटल का नाम है दोस्तों, ये नया ही होटल है, इसका मैं नाम भूल गया लेकिन ये होटल बड़ा शानदार बनाया है। लगभग 5-6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 2-3 साल से निर्माण चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मालिक बहुत पैसे वाला है, और वो शानदार होटल बनाएगा और अच्छी इनकम अर्न करेगा। तो दोस्तों, इन्वेस्ट जो अधिक करेगा वो तो पैसा कमाएगा, ये तो आप जानते ही हो। जितना हमारे पास इन्वेस्ट है उतना हमारे पास मुनाफा होगा। अब जैसे हम रेडी लगाएंगे, 500 रुपये की सब्जी खरीद के रेडी लगाएंगे तो 750 रुपये हम कमा लेंगे। वैसे ही 5 लाख लगाएंगे तो 7.5 लाख कमा लेंगे। 5 करोड़ लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो 7.5 करोड़ कमा लेंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्ट का ही मामला है सारा, और सारे लोग इन्वेस्ट के पीछे भागते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये सारा सिस्टम इन्वेस्ट का ही है। चारों तरफ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक इनकम अर्न हो और उनका जीवन स्तर सुधरे, और हर लोग चाहते हैं कि मेरी आय है वो दूसरों से अधिक हो और मेरी संपन्नता दूसरों से अधिक हो। तो दोस्तों, ये तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन जनसंख्या का मेन मुद्दा है दोस्तों। जनसंख्या पे अगर हम नियंत्रण पा लेंगे तो हमारा देश का विकास होना सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत ने संसार को क्या दिया है। हमारे भारत ने संसार को केवल जनसंख्या ही दी है। पूरे विश्व की 2.4% क्षेत्र पे पूरे विश्व की 20% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अब दोस्तों, इतनी सी जगह पे इतनी अधिक आबादी होगी तो संसाधनों के लिए कंपटीशन तो होना आम बात है। तो फिर हम सरकारों को कहते हैं कि सरकार ने क्या किया है, मोदी जी ने खाते में 15 लाख नहीं डाले। अब मोदी जी खाते में 15 लाख कैसे डालेंगे? 1.5 अरब की आबादी है। अब वोट लेने के लिए गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को कुछ न कुछ तो बयान देना ही पड़ता है, वरना क्या है कि 30% लोग अनपढ़ हैं, 20% लोग पीजी किए हुए हैं, और 40% लोग ग्रेजुएट हैं, और 20% व्यापारी हैं, 30% 35% मजदूर हैं। सब लोगों की अलग अलग सोच है। पीजी किया हुआ है उसकी अलग सोच है, और बैचलर किया हुआ है उसकी अलग सोच है, पीएचडी किया हुआ है उसकी अलग सोच है, सरकारी कर्मचारी है उसकी अलग सोच है, प्राइवेट कर्मचारी है उसकी अलग सोच है, गरीब की अलग सोच है, पैसे वाले की अलग सोच है, महिला की अलग सोच है, पुरुष की अलग सोच है, वृद्ध की अलग सोच है, बच्चे की अलग सोच है, किशोर की अलग सोच है, युवा की अलग सोच है। तो इन सब सोच को एक जगह पर लाने के लिए पॉलिटिक्स, राजनेता है वो बयान देते रहते हैं, और वो मोदी जी ने बयान दे दिया। मोदी जी ने तो क्या बयान दिया था, लेकिन मोदी जी की पार्टी के कहीं से बयान आया था कि
जब देश में काला धन आएगा तो सब लोगों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, और 15-15 लाख रुपए दोस्तों सब लोगों को मिलेंगे तो सब लोगों का जीवन संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मुद्रास्फीति रुपये का उतने ही रुपए छापे जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा जितना उनके पास लिक्विड होता है, सोना होता है। तो दोस्तों अंधाधुंध पैसे हम नहीं छाप सकते। रुपये की एक लिमिट होती है, उसको हम अगर पार कर जाएंगे तो रुपये की मान्यता वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मोदी जी 15 लाख सबको नहीं दे सकते। हम अगर हमारे संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे, संसाधनों की बर्बादी कम करेंगे और जनसंख्या पे नियंत्रण करेंगे तो ही हमारा विकास होगा दोस्तों। ये दोस्तों पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और इंडियन ऑयल पे लगभग आसपास के पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल कंपनी के ही है, और इंडियन ऑयल कंपनी भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों, और यह इंपोर्ट करती है तेल खाड़ी देशों से, और देश के अंदर भी खनिज तेल का उत्पादन होता है तो वहां पे भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इंडियन ऑयल की तो बात ही निराली है दोस्तों। इंडियन ऑयल तो बहुत बड़ी कंपनी है, और मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, इंडियन ऑयल के बारे में विज्ञापन कर रहा हूँ। इस विज्ञापन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ऑयल खुद अपने आप में एक ब्रांड है, और मेरे कुछ कहने से इंडियन ऑयल के शेयर में उतार चढ़ाव नहीं होगा दोस्तों। हमने रायसर गांव में प्रवेश कर लिया है, और यहाँ पे ये कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज बड़ी ही शानदार है दोस्तों, और इसके सामने मंडा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। दोनों ही ने शानदार इन्वेस्ट किया है, और एजुकेशन के मामले में बीकानेर जिले को काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो मैं इन दोनों इन्वेस्ट करने वाले इन महानुभावों को सलाम करता हूं कि इन्होंने शिक्षा में इन्वेस्ट किया। भारत में जितना ज़्यादा शिक्षा पे इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा दोस्तों। मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूं, आप मेरे ज्ञान को धीरे धीरे लपेटते रहें। मैं ज़्यादा अंधाधुंध ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं जो भी हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। तो दोस्तों ये मंडा कॉलेज है, बहुत ही शानदार कॉलेज है। इसका ग्राउंड और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब हम रायसर गांव को क्रॉस कर चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये नेशनल हाईवे 11 है, और ये आगरा से जयपुर को जाता है। बीकानेर इसके बीच में पड़ता है दोस्तों, और हमारी गाड़ी की स्पीड अब 90 की हो गई है। काफ़ी तेज़ गाड़ी चल रही है हमारी, फिर भी हम बड़ी सावधानी से चला रहे हैं। ड्राइवर हमारे जीतू सिंह जी भाटी हैं, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों आसपास जो ये आपको किक्कर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये किक्कर के पेड़ हमने तो इसकी जानकारी नहीं ली, लेकिन हमने कहीं पढ़ा है कि किक्कर के पेड़ है वो इजराइल ने भारत को दिए थे इसके बीज, और फिर ये पूरे रेगिस्तान में बिखरा दिए थे। और इन पेड़ों की खासियत ये है कि कम पानी में भी ये हरे भरे रहते हैं और सूखते नहीं। रेगिस्तान में ये अच्छी तरीके से अडेप्शन कर लेते हैं अपने आप को। दोस्तों ये हाईवे अभी बना हुआ है, अभी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये 3 साल पहले ही बना है और जगह जगह से ये टूट फूट रहा है। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे राजनीतिक सिस्टम क्या है, रोडें बनती हैं और जल्दी ही खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? भ्रष्टाचार के कारण खराब हो जाती है। राजनेता अपने चाहते लोगों को ये ठेका देते हैं और फिर ये अपने हिसाब से रोड का निर्माण करते हैं। हालांकि अभी RTI जैसे कानून आ गए हैं तो हम पता लगा सकते हैं भी ये इसमें क्या मटेरियल लगाया है, कितना इन्वेस्ट किया है। फिर भी दोस्तों भारत में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। ये जो आपको कार दिखाई दे रही है जिसने ट्रक को ओवरटेक किया है, तो इसमें शायद पैसे वाले लोग हैं, और पैसे वाले लोग सारे बुरे नहीं होते हैं, सब लोग अच्छे ही होते हैं। लेकिन दोस्तों पैसे वाले लोग हैं वो अगर गरीबों की हेल्प करते हैं तो कुछ समानता देश में आएगी, और समानता आएगी तो सब लोगों का जीवन है वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों राजनीति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसको हमें ख़त्म करना है, और ये ख़त्म धीरे धीरे ही होगा, अचानक से तो नहीं होगा। लेकिन अभी तो कंडीशन ये है कि दोस्तों राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है, और ये भ्रष्टाचार तो ख़त्म नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है हमें। दोस्तों अब हम बीकानेर शहर के अंदर